नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से कुछ बहुत महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में भी पूछे गए थे और आपको पता है कि पिछले वर्ष के प्रश्न किस प्रकार से पुनरुक्ति होती है, इनको बार-बार दोहराया भी जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रयास किया है कि मैं कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपको आगे आने वाली जो आपकी आगामी परीक्षा है मार्च में जो है होने वाली है, उसमें आपको सहूलियत हो। तो दोस्तों, अगर अभी आप चैनल पे नए हैं या पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आगे आपको चल के इस तरह से और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, ताकि वो आपको आपकी परीक्षा में मदद करे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक ले लेते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों, यह योजना 22 जनवरी 2015 को देखिए, ये कई सारी संस्थाओं का, जो केंद्र सरकार की जो कई संस्थाएं हैं उनके सामंजस्य के साथ में ये जो है आपका लागू किया गया था। इसमें पहली जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इन चारों जो मंत्रालयों ने है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, इनकी एक संयुक्त पहल है ताकि वो महिलाओं को सशक्त कर सकें। आइए देखते हैं वो कौन से मुद्दे हैं जिसके कारण ये योजना चलाने का जो है आवश्यकता पड़ी हमको। कि एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसारित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण देने और उन्हें सशक्त करने के लिए शुरू की गई। तो देखें दोस्तों, ये बालिकाओं को, इन चारों मंत्रालयों ने उद्देश्य था कि बालिकाओं की स्थिति को सुधारा जाए, महिला सशक्तिकरण की जो दिशा में एक और बड़ा कदम लिया जाए, उसके लिए। अब ये योजना निम्न लिंग अनुपात वाले 100 जिलों से प्रारंभ किया गया। तो आरंभ में ये दोस्तों, ये जो योजना है, ऐसे 100 जिलों का चुनाव किया गया जहाँ पे लिंग अनुपात जो है, यानी कि प्रति 100 प्रति 1000 व्यक्तियों की तुलना में जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है, ऐसे जो जिले थे उनका चुनाव किया गया और उसमें पहले लागू किया गया। उसके बाद में बढ़कर ये 161 जिले कर दिए गए और वर्तमान स्थिति में दोस्तों ये पूरे देश में, पूरे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। योजना के उद्देश्य क्या है? योजना किस लिए योग्य? देखिए, इसके जो कुछ मुख्य उद्देश्य जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स में डाल सकते हैं वो ये है कि पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन। अर्थात दोस्तों कि जैसे कि अमूमन हमने देखा कई राज्यों में तो ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, नॉर्थ में, कई जगह साउथ में भी है आपके। तो कि जहाँ पे कि भ्रूण की जांच के आधार पे या स्त्रियों के लिंग के आधार पर उनके साथ में भेदभाव होता है। कई जगह तो जो है माता के उनके पेट में ही, यानी माता के पेट में जब वो भ्रूण के रूप में ही बच्ची होती है, तभी उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सारी जो सामाजिक अपराध हैं, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, इसको दूर करने के लिए किया गया। दूसरा, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, अब इससे क्या होता है कि बालिकाओं के अस्तित्व को खतरा है। अगर भ्रूण जांच या इस तरह की चीज़ें हों या महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़े तो इन सारी चीज़ों को कम करना है और उनको सशक्त बनाने के लिए जो कदम उठाने हैं वो हमको निश्चित करना है। दूसरा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना और इसके दोहरे लक्ष्य में न केवल लिंग असमानता की दर में संतुलन लाना है, बल्कि कन्याओं को शिक्षा दिलाना भी है। यानी कि दूसरा उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। शिक्षा सुनिश्चित करने का मतलब मात्र ये नहीं कि उनको विद्यालय तक भेजना, बल्कि उनकी अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए। साथ ही साथ वो अपनी शिक्षा को उच्च स्तर तक पूरी करें। ऐसा ना हो कि कक्षा 7 या 8 तक पढ़े, बल्कि वो उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करें, उच्च शिक्षा को भी वो लेने के लिए उत्साहित हों। और जो लिंग के आधार पे जो असमानता व्याप्त है उसको भी दूर करने का प्रयास। शिक्षा और बालिकाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया, यानी कि शिक्षा में बालिकाओं की जो भागीदारी है, यानी कि शिक्षा में जो महिलाओं के तक जो शिक्षा अभी पहुंच रही है, या जो महिलाओं तक शिक्षा की जो पहुंच है उसको और बढ़ाना है, महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि के साथ इस योजना के जरिए महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया गया। तो यानी कि आरंभ में जो बजट सेट किया गया था वो 100 करोड़ रुपए का था।
उसके बाद सरकार द्वारा लिंग समानता के कार्य को मुख्य धारा से जोड़ने के अतिरिक्त स्कूली पाठ्यक्रम में भी लिंग समानता से जुड़ा एक अध्याय रखा जाएगा। यानी कि इस योजना के लागू करने के साथ-साथ कई और स्तरों पे भी ऐसा प्रयास किया गया है जिससे कि ये जो उद्देश्य है उसकी पूरी हो और इसमें समाज, विद्यालय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम में बदलाव और साथ ही साथ सामाजिक आंदोलनों और इस तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन जो किया जा रहा है। इसके आधार पर देखिए विद्यार्थी, अध्यापकों और समुदाय कन्या, शिशु और महिलाओं की ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगे। जब समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे, तो संवेदनशीलता जो है दूसरे लिंग यानी कि पुरुषों में या और लोगों के प्रति इवन महिलाओं में भी इसकी अपनी जो स्थिति है या अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जिससे कि समाज का जो वातावरण है सशक्त होगा और सौहार्दपूर्ण होगा। योजना की रणनीति में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन करना भी है। इस मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का मुद्दा बनाना, निम्न लिंग अनुपात वाले जिलों की पहचान कर गहन एकीकृत कार्रवाई करना आदि शामिल है। तो आपने देखा दोस्तों कि योजना का मतलब उद्देश्य मात्र सिर्फ सरकार के द्वारा ही प्रयास नहीं बल्कि समाज को भी इस योजना के साथ जोड़ना और उनसे भी योगदान जो होना चाहिए अपेक्षाकृत है समाज के हर एक वर्ग से और इसको भी सुनिश्चित करना इस योजना का अभिन्न हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एक अगले पॉइंट पे, वो है सामाजिक परिवर्तन। तो दोस्तों अगर हम लोग समाजशास्त्र की भाषा में बात करें तो जब किसी समाज के ढांचागत संरचना एवं स्वरूप में बदलाव आता है तो ये एक सामाजिक परिवर्तन का सूचक है। अर्थात कि सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप आप देखेंगे कि सामाजिक मान्यताओं, व्यवहारिक नियमों, सामाजिक बनावट और मूल्यों में बदलाव होता है। मतलब ये दोस्तों कि जब समाज में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन आपके महसूस करने लायक या वो दृश्य होता है यानी कि उस चीज का आप परिवर्तन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसमें जो है आप देखेंगे कि जो मुख्य परिवर्तन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो समाज में आपके रीति रिवाज, मान्यताएं जो पहले से हैं या रूढ़िवादी सोच या कुछ ऐसी चीजें जो सदियों से चली आ रही हैं, उनका जो है स्वरूप बदलता है, उसमें बदलाव होता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए कई कारक हो सकते हैं। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन जो समाज में होते हैं यानी कि जो बदलाव होते हैं समाज में, जैसे कि रूढ़िवादी सोच का बदलाव, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है, बाल विवाह का उन्मूलन हुआ है, दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कानून आए, तो इस तरह की जो चीजें समाज में होती हैं इसके लिए कई कारक जो है आपके जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि सामाजिक अंतःकरण, अर्थात कि जब एक समाज दूसरे समाज के साथ में मेल जोल करता है, एक समाज का दूसरे समाज के साथ में इंटरेक्शन होता है। मतलब ये कि जब भारत से कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश में जाए जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, जहाँ महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखकर हमारे जो समाज से जो लोग उस समाज में जाएंगे ये चीज़ें देखकर प्रेरित होंगे और वो चीज़ें जब हमारे समाज में आएंगी यानी हम भी अपने बच्चियों को, हम भी अपने बहनों को, बेटियों को जब ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, उनको मदद करेंगे, उनको सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो सामाजिक बदलाव आएगा। जब एक समाज दूसरे समाज के संपर्क में आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। भौतिक परिवर्तन, ये भी एक बहुत बड़ा कारक है दोस्तों। वातावरण में बदलाव, किसी प्रकार की बीमारी, बेरोजगारी, बड़े स्तर पर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो ये भी आपके सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे पुराने समय में भी होता था कि जब लोग नदियों के बगल में रहते थे, लेकिन जब बाढ़ या कोई बीमारी की वजह से वहाँ पे रहने योग्य स्थिति नहीं रह जाती थी, तो लोग जगह बदल के दूसरी जगह जाते हैं। जब लोग अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपने रीति रिवाजों को भी लेकर जाते हैं, परंतु जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो उनके रीति रिवाज में जिस नई जगह जाते हैं वहाँ के रीति रिवाज भी शामिल हो जाते हैं और एक नए प्रकार के रीति रिवाज का निर्माण होता है, सृजन होता है। तो इस तरह से भी जो है सामाजिक जो बनावट है उसमें बदलाव आता है। आज के समय में देखें तो सूचना तकनीकी, संचार के माध्यम, टेलीविज़न, रेडियो, जो अन्य साधन हैं, इनका भी जो सामाजिक परिवर्तन और बदलाव है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप देखते हैं कि कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत सूचनाएँ, इन सारी चीज़ों को
आप किस प्रकार से मीडिया की तरफ से देख सकते हैं, किसी विशेष मुद्दे के ऊपर जो है आपकी आवाज़ उठाना या उसके प्रति जागरूकता फैलाना, इसमें इन सारे माध्यमों ने किस प्रकार से कार्य भी किया है। इनका दोनों प्रकार का रूप है, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार का योगदान है, जो कि एक अलग चर्चा का विषय है, इसको हम बाद में देखेंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि सूचना संचार ने क्या किया है कि आपका एक नए प्रकार की एक सोसाइटी का निर्माण किया है। अभी क्या हुआ है, आपका औद्योगिक क्रांति की वजह से लोग पास धन संपदा बढ़ गई, तो एक अलग तरह की संरचना में बदलाव आया है, रहन-सहन में बदलाव आया है, तो वो भी सामाजिक परिवर्तन के बहुत बड़े कारक होते हैं। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि और नए अवसरों की तलाश। जब गाँव से लोग शहरों की ओर, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उच्च शिक्षा, रोजगार या अच्छे जीवन शैली के आस में जब जाते हैं, तो भी समाज में बदलाव आता है, सामाजिक जो मान्यताएँ, मूल्य होते हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है। किसी जगह पे गृह युद्ध हो रहा हो, लंबे समय से 2 देशों के राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहा हो, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा रही है, हज़ारों लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। ये भी कई बार कारण होता है एक समाज में, वहाँ के रहन-सहन, वहाँ सोच में, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक संरचना में बदलाव के बहुत बड़े कारक बनते हैं। वैचारिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण। जी हाँ दोस्तों, ये तो अति महत्वपूर्ण कारक होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, वैचारिक रूप से जब चीज़ों में हम बदलाव लाना चाहते हैं, आर्थिक कारण जैसे कि देश में गरीबी, या फिर हम अपने देश को और ज़्यादा धनी बनाना और ज़्यादा सशक्त बनाना चाहते हैं, इस तरह की इच्छा शक्ति, या फिर जो राजनैतिक आंदोलन होते हैं, जैसे कि कोई देश में कुछ गलत चल रहा है या कुछ गलत जो राजनैतिक स्थिति बनी है उसमें बदलाव करने के लिए जब कोई आंदोलन, कोई किसी प्रकार का एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये भी सामाजिक परिवर्तन के बड़े कारक के रूप में कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सामाजिक परिवर्तन के हैं, ये आपको समझ में भी आए होंगे, और आपको ये पॉइंट्स मदद करेंगे आपके उत्तर को लिखने में। दोस्तों, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैं अभी आगे आगे प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बना के दूं वीडियोस के माध्यम से, और ताकि आपको एग्जाम में लिखने में सुविधा भी हो और आपको टाइम भी बचे। तो दोस्तों, इसके लिए करना ये है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि ये वीडियोस आपको टाइम पे मिल भी जाए, और इसका आप समय से ही लाभ उठाएं, ताकि आपकी परीक्षा में जो बहुमूल्य समय है वो बर्बाद ना हो, और आपके पास पॉइंट्स पहले से हो, बस आपको उन पर ध्यान करके लिखना हो। तो दोस्तों, अभी का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्नों में से आया है, लेकिन आप इनको समझ लें तो आप मेन पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो आगे जो आपके पॉइंट्स आने वाले हैं परीक्षाओं में, आप इसको बढ़ा के जो है दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या है जननी सुरक्षा योजना? तो जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। अर्थात दोस्तों, जो मातृत्व की प्रक्रिया होती है, उसको सुरक्षित बनाना, उसके दौरान होने वाली जो मृत्यु है या उसके दौरान होने वाली जो महिलाओं को समस्या होती है, उसका निराकरण किया जाए। खास तौर पे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, एससी एसटी महिलाओं, या किसी भी क्षेत्र में जो महिलाएं जिनको कि स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं, सरकार का उद्देश्य है उन महिलाओं तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना, और उनको निःशुल्क जो है सुविधाओं के द्वारा उनके मातृत्व की जो एक अनुभव, उनकी जो प्रक्रिया होती है उसको सुगम बनाना। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार इसके लिए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। आर्थिक मदद के रूप में दोस्तों, मतलब इनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से इनको जो है पैसे भी दिए जाते हैं। अगर वो किसी हॉस्पिटल में, जो सरकारी अगर हॉस्पिटल में उनका प्रसव होता है, तो उनको वहाँ पे आर्थिक मदद, यानी कि जन्म से, बच्चे के जन्म से पूर्व कुछ आर्थिक मदद दी जाती है, और जब बच्चे के जन्म के बाद भी उनको आर्थिक मदद के रूप में जो है धनराशि दी जाती है, जैसे कि उससे वो अपने बच्चे के लिए जो पोषक जो खाद्य पदार्थ हैं वो खरीद सके, और अपने लिए भी दवाइयाँ और आवश्यक चीज़ें ले सके। अ, दोस्तों, अगर हम लोग ध्यान दें तो देखेंगे, जो एक रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें, तो हर साल भारत में पैदा होने के अंदर, यानी कि हर साल भारत में पैदा होने वाले बच्चे
1 साल के अंदर जो उनकी मृत्यु दर है, वो 13 लाख के करीब, यानी कि नवजात बच्चे जो भारत में हर वर्ष जन्म लेते हैं, उसमें 1 वर्ष के अंदर तकरीबन 13 लाख बच्चे जो है मात्र 1 वर्ष के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक बड़ा ही चिंता का विषय है। और इस तरह की स्थिति को सुधार करने के लिए सरकार चिंतित है, और सरकार के द्वारा अ, इस स्थिति को दूर करने के लिए जो है जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किया गया है। सरकार की यह सोच है कि अगर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए, तो इससे जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि जब मातृत्व की प्रक्रिया चलती है, उस दौरान में अगर उनको जो अ, आर्थिक मदद मिले, तो वो अपना अच्छे से इलाज करवा पाएँगे, अच्छे उच्च क्वालिटी का जो आवश्यक भोजन होता है वो कर पाएँगी, तो बच्चा और माता दोनों के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और प्रसव के दौरान भी जो प्रसव प्रक्रिया होती है वो सुगम होगी। अब बच्चे के जन्म जो है कोई कठिनाई नहीं होगी। जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती जो महिलाएँ होती हैं, की सारी जाँच और बच्चे की डिलीवरी निःशुल्क होती है। इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है, साथ ही साथ महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर महिलाएं सुरक्षित होंगी, महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वो आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज के में योगदान करती ही हैं। वो अपने परिवार को अच्छे से देख सकती हैं, अगर कहीं रोजगार में लगी हैं, या किसी कार्य या कार्य में जुड़ी हैं, किसी उत्पादक कार्य में जुड़ी, तो उनका योगदान भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, और उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। इसके कदम में जननी सुरक्षा योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक ले लेते हैं। अगला टॉपिक है लाडली लक्ष्मी योजना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ा ही महिला सशक्ति के जो एक बात होती है, हम लोग महिला सशक्तिकरण की ओर जो एक कदम उठाया गया है सरकारों द्वारा, उनमें से एक बड़ी पॉपुलर, बहुत ही प्रचलित जो योजना है। इसमें बालिका जन्म के प्रति जनता में जो सकारात्मक सोच है, उसको जागृत करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में दिनांक 1/4/2007 से लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन, या लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ये जो योजना थी आपकी मध्य प्रदेश में, वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस समय थे, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा किया गया था। 2 मई 2007 को शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। यह वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड राज्यों में सक्रिय रूप से लागू की जा चुकी है। यह योजना गैर टैक्स भुगतान करने वाले परिवारों और महिलाओं, अनाथों में 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चों को लाभ देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। योजना की विशेषता, यह योजना लड़कियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की पहल करती है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी लड़कियों को शैक्षिक खर्च की साथ सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि उनका परिवार उन्हें स्कूल भेजने में सक्षम हो सके। अर्थात दोस्तों, उनको पढ़ने लिखने में जो आर्थिक जो एक विषय होता है, या आर्थिक जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको दूर करने के लिए उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। हालाँकि जो लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं, वो इस योजना से बाहर हो जाती हैं, अतः उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला। मतलब ये दोस्तों, कि अगर ये योजना में आप रजिस्टर्ड हैं और आप स्कूल जाना बंद कर दें, तो इस योजना के अंतर्गत जो आपको आर्थिक मदद मिलती है, फिर वो नहीं मिलेगी। तो इस योजना का लाभ लेने का मतलब ये है कि इस योजना का लाभ वही बच्चियाँ ले सकती हैं जो कि रजिस्टर्ड भी हैं, और साथ ही साथ अपने जो आवश्यक जो विद्यालय की जो एक सीमा होती है, आवश्यक विद्यालय का जो समय होता है, उसमें अपनी शिक्षा को पूरी भी करती हैं। योजना की विशेषताएँ, देखिए यह योजना लड़कियों के सशक्तिकरण पे ही केंद्रित है, ठीक है? शादी के लिए आवेदक के परिवार को 1 लाख रुपए सरकार प्रदान करती है। 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित लड़कियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया, यानी कि कुछ चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए देखिए इसमें आर्थिक मदद जोड़ी गई, कि पहले की लड़कियों को स्कूल भेजा जाएगा, और दूसरा, उनके जो शादी करने की आयु है, जो है न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष होती है, उससे पहले अगर कोई शादी करता है, तो भी ये जो योजना है उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम के लाभ देखिए, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष बालिका के जन्म के बाद उनके नाम पर 6,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत प्रमाण, एनएससी,
खरीदती है। एनएससी की खरीद लगातार 5 वर्ष तक जारी रहती है जब तक कि कुल राशि 30,000 रुपये तक नहीं पहुंच जाए। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड बालिकाओं को पदोन्नति होने पर निश्चित राशि मिलती है। यानी कि पदोन्नति का मतलब उनके वो नहीं, समय जैसे जैसे वो और लंबे समय तक मतलब इस योजना में है, जुड़े हुए हैं। कक्षा जैसे देखिए आपका कक्षावार पदोन्नति की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि कक्षा 6 तक प्राप्त राशि 2,000, कक्षा 9 में 4,000, कक्षा 11 में 6 और कक्षा 12 में 6। लड़की को 12वीं कक्षा तक 11 के बाद उसकी शिक्षा वर्ष में 200 रुपये हर महीने और 400 रुपये की अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। तो आपने देखा कि 11वीं और 12वीं के बाद में संख्या भी मतलब जो उनको रुपए मिलते हैं या जो आर्थिक मदद मिलती है वो भी बढ़ जाती है। यह लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं हुई तो उसे 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि प्राप्त होती है। ये आपने देखा। लाडली लक्ष्मी योजना की योग्यताएं जो है, यह बच्ची जिसके माता पिता मध्य प्रदेश की, अभी ये देखिए ये नियम थोड़ा सा अभी हम चेंज करते हैं, ये उन जिन भी राज्यों में लोग रहते हैं वहाँ के जो मूल निवासी है उनको मिलेगा। दूसरी, बालिका के मामले में परिवार नियोजन को अपनाने वाले माता पिता को योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, यानी कि लड़कियां, एक लड़कियों के बाद में अगर किसी ने परिवार नियोजन कर लिया या 2 लड़कियों के बाद किसी ने, तो उसको लाभ मिलेगा। 1 लाख की एकमुश्त राशि केवल तभी जारी की जाएगी जब रजिस्टर्ड बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले ना की जाए। यदि लड़की ने अपनी शिक्षा जो है बीच में ही छोड़ी तो भी वो लाभ के योग्य नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक परिवार की 2 लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। हालांकि अगर लड़कियां जुड़वा है तो तीसरी लड़की को भी लाभान्वित मिले, मतलब लाभ मिलेगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो एक साथ 3 लोगों को मिल सकता है, लेकिन अगर एक ही साथ मतलब जुड़े हुए बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो। यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए वैध है, अर्थात कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए ही, यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग आते हैं उनके लिए है, चाहे वो आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हों। अनाथ बालिका इस योजना का भी लाभ ले सकती है, यानी कि अनाथ बच्चे भी, लेकिन जब उसे गोद लिया जाए और गोद लेने का प्रमाण पत्र परिवार द्वारा विधिवत प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इस स्थिति में आपको मिलेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको ठीक लगे होंगे, समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है या कुछ और आप चाहते हैं कि कुछ सुधार किया जाए तो आप बिल्कुल कमेंट कर दें दोस्तों। मैं प्रयास करूँगा आपको जल्द से जल्द सुधार के और अच्छी तरीके से बताने का। और दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अभी और भी डालने वाला हूँ। आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोच रहा हूँ, प्रयास रहेगा यही कि सॉल्व करके आपको दूँ यहाँ पे।